करते हैं बैंकिंग काउंटर्स की तरफ, क्योंकि निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है और ये क्वार्टर होपफुली बैंकिंग काउंटर्स के लिए बेहतर रहेगा। वैसे जो Q4 के अपडेट्स आए हैं वहां पर डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप दिखा रही है, लोन ग्रोथ डिसेंट पिकअप दिखा रही है। कैसा रह सकता है वैसे FY पूरा 24 का साल और FY 25 के लिए स्थिति क्या उभर कर आएगी? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी यूको बैंक जुड़ रहा है और कंपनी के MD और CEO अश्विनी कुमार जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं आपका जो हाल ही में आपने डेटा शेयर किया है वो हम देख रहे थे। इम्प्रूवमेंट तो है, स्पेशली लोन ग्रोथ में जो Q3 में पिकअप था, आई एम गेसिंग वो आगे भी Q4 में ट्रांसलेट हुआ है। लेकिन मार्जिन्स की स्थिति कैसी है एट द एंड ऑफ द ईयर एंड ये FY 25 के लिए क्या इंडिकेशन बन रहा है? धन्यवाद। मार्जिन्स को लेके अभी बैंक के जो अकाउंट्स हैं दैट इज अंडर ऑडिट, तो मार्जिन्स के लिए कि अभी मैं आपको एडवांस में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जो हमारी जो गाइडेंस थी, जो हमने साल के शुरुआत में जो गाइडेंस दिया था, भी हमने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, 2.9 से 3 के बीच में रखेंगे। तो मेरा अनुमान है कि हमारा जो मार्जिन इसी रेंज में आना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। और नेक्स्ट ईयर में क्योंकि अब डिपॉजिट्स के रेट थोड़ा सा इस 10 दिन में कम हुए हैं, यदि डिपॉजिट के रेट कम होते हैं और RBI का जो रेट कट आता है, तो डिपॉजिट के रेट कम होने से हो सकता है मार्जिन में फर्दर नेक्स्ट ईयर में कुछ इंप्रूवमेंट आए। तो ये हमारा अभी तक का अनुमान है। तो अगर डिपॉजिट के रेट बेहतर हुए तो RBI के इंडिकेशन का इंतजार रहेगा। इस बीच क्या फिर करंट रेट्स पर डिपॉजिट ग्रोथ कुछ वीक दिख रही है? क्योंकि इस जो आपका अपडेट है थोड़ा सा फीकापन ही नजर आ रहा है उसमें अश्विनी जी। देखिए, हमारा जो आपका जो अनुमान है बिल्कुल सही लगाया आपने। हमारी जो डिपॉजिट की ग्रोथ वो रही है 5.33%। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो भी अब एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी जो CD रेशो है, जो हमारी CD रेशो 64-65 थी साल के शुरुआत में, तो हमारे पास एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल थी। तो हमारे पास डिपॉजिट को ग्रो करने के लिए कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं था। तो इसलिए हमने डिपॉजिट्स के ऊपर जहां जरूरत था वहीं पे हमने कासा के ऊपर इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कोशिश की। हमने डिपॉजिट जहां पे रिटेल टर्म डिपॉजिट के ग्रोथ के लिए गए, हमने बल्क डिपॉजिट पे ज्यादा अंकुश लगाया, वहां पे हम लोग अग्रेसिवली नहीं गए। तो इस प्रोसेस में हमारी जो एक्सेस सिक्योरिटीज पड़ी थी, जो लिक्विडेशन कर सकते थे, हमने उनको लिक्विडेट करके लिक्विडिटी लाए। और जो एक्सेस SLR को हमने प्लेज करके ट्रैप्स के अंदर हमने मार्केट से बोरोइंग भी की। तो इस प्रोसेस में वी हैव इंक्रीज। हमने अपनी जो CD रेशो है वो 71 पे लेके आए। और आज भी हमारी जो दिसंबर की जो LCR थी वो 140% से ऊपर थी। तो एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल थी, तो देयर वाज नो रीजन कि हम लोग डिपॉजिट के ऊपर अपना ज्यादा फोकस करें। अश्विनी जी, आपका सेंस क्या कहता है? I mean, इस FY 25 के फर्स्ट हाफ में, यानी मौजूदा क्वार्टर और इसके अगले क्वार्टर में, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों के कितने ट्रिम हो जाएंगे? क्योंकि जो आपने पिक्चर ड्रॉ की है फॉर आई थिंक 2.9 to 3.3% NIMs, आभास क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ फंड्स में कितना डाउन स्विंग मिल सकता है? फिर आपको लगता है कि इसमें एक सब्सटेंशियल डाउनफॉल तभी आएगा जब RBI की तरफ से कोई कट हो पाए? देखिए, अभी तो जो हमारा जो फर्स्ट हाफ का जो है उसमें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हमारी ऑलमोस्ट रहने वाली है। हल्का सा जो बल्क डिपॉजिट में थोड़ा डिप आया रेट का, क्योंकि अभी इस 10 दिन में लिक्विडिटी मार्केट में थी, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी सी कम हुई है बल्क डिपॉजिट की। लेकिन रिटेल टर्म डिपॉजिट की कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सेम है। और कुछ पोर्शन डिपॉजिट्स का अभी भी रिप्राइज होना है, जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट थे, जो 2 साल 3 साल पहले लोगों ने बनाए थे। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के लेके उससे बहुत ज्यादा फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट, डाउनवर्ड इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जब एक बार RBI रेपो रेट कम करेगा, तो बट उसका भी ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे थोड़ा टाइम लगता है आने में, क्योंकि अभी जो डिपॉजिट के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का ट्रांसमिशन कुछ वक्त समय लेता है। तो वो नेक्स्ट ईयर में शायद आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा इस साल की। अच्छा, एक चीज़ सर अश्विनी जी, कासा किस ट्रेजेक्ट्री में रहेगा आपका? एक तो टिप्पणी ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक अमूमन प्रथा होती है, आई मीन ये मेरे साथ भी है, आपके साथ, ये हर किसी के साथ लागू होती है कि जब हमारा सेविंग फंड में फंड एक्यूमुलेट होता रहता है और जब वो एक अच्छी मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो ट्रांसलेट हो जाता है FD में। क्या इक्विटी मार्केट की तेज़ी
क्या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा जाना इक्विटी मार्केट में उस ट्रांसलेशन को कम कर दिया? क्या उसने वही एक कारण है कि डिपॉजिट्स इतने स्ट्रांगली नहीं आ पा रहे बैंकिंग सिस्टम में, एफडीज? देखिए, बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो आज से आप 1-1.5 साल पहले की बात करेंगे तो सेविंग के बैंक के जो अकाउंट था उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो लीवरेज था बहुत कम था। एफडी के रेट 5%, 5.5% थे, सेविंग का 2.75 to 2.9% था। तो इतना लीवरेज नहीं था। जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए तो एफडी के रेट बढ़ गए। तो एफडी के रेट बढ़ने से लोगों में एक अट्रैक्शन हुआ टू प्लेस देयर डिपॉजिट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट। और जो म्यूचुअल फंड का जो है और एसआईपी जा रही है वो अब से नहीं है, वो काफी टाइम से जा रही है। उसके बावजूद भी सेविंग में ग्रोथ पहले थी, लेकिन अभी जो मार्जिन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो सेविंग और एफडीआर के अंदर ज्यादा होने के कारण लोगों ने डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट किया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे अभी सारे बैंकों ने अपने नंबर्स काफी बैंकों ने पब्लिश किए हैं। अब सेविंग में भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है सेविंग में ग्रोथ नहीं है। हम लोग नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग डिजिटाइजेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और हमने अभी सैलरी कस्टमर्स के लिए भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। इवन करंट अकाउंट कस्टमर्स के लिए भी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो जिसके अंदर हम लोग यूनिक फीचर्स दे रहे हैं। तो ग्रोथ विल कंटिन्यू। अभी हमारा कासा रेशो जो हमारा पीछे 37% के आसपास चल रहा था, 37-38 के बीच में, थोड़ा सा इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट आया है, इट इज अराउंड 39। तो हमारी जो कोशिश रहेगी अगले साल भी हम 39 के आसपास इसको रखें और कोशिश करेंगे इसको 40 तक ले जा सकते। ये एग्री और एसएमई लोन्स की सिचुएशन कैसी दिख रही है अश्विनी जी? अगर एक थोड़ा सा अपडेट हमारे साथ शेयर कर सके। देखिए, यदि मैं अपने पिछले 3 क्वार्टर का आपको ट्रेंड बताऊं तो हमारी जो क्रेडिट की ग्रोथ है, जो हमारा जो सेगमेंट है रैम सेगमेंट और कॉर्पोरेट क्रेडिट, ये 60-40, 61-39 की रेशो में रहता है। और जितनी ग्रोथ हो रही है उसी प्रोपोर्शन में सारे सेगमेंट, रिटेल का भी, एग्री, एमएसएमई और कॉर्पोरेट क्रेडिट का भी ग्रो उसी रेशो में हो रहा है। एंड सेम ट्रेंड आई एक्सपेक्ट कि आगे चल के भी हमारा वो कंटिन्यू रहेगा। तो हम लोग वही 60-40, 61-39 की रेशो में अपना मिक्स रखेंगे और ग्रोथ परसेंटेज विल बी अक्रॉस सेगमेंट। इसमें ये नहीं होगा भी लॉपसाइडेड, एक में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया और दूसरे में नहीं। तो डाइवर्सिफाइड रिस्क रहेगा इन ऑल सेगमेंट्स। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी एंड गुड लक फॉर Q4 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली FY25। धन्यवाद। ये यूको बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से एक अपडेट आता हुआ। इनफैक्ट गौरांग, आपने ये चर्चा सुनी। हम कुछ देर पहले एसबीआई पर एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव ले रहे थे, लेकिन सरकारी बैंकों के लिए आउटलुक कितना बेहतर देख रहे हैं इस समय। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने इनफैक्ट अपना Q4 अपडेट जो शेयर किया उसमें एक डिसेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई गई है। अर्षदा, हमारा मानना ये है कि न तो सिर्फ ये चौथी तिमाही के नतीजे, लेकिन ये जो नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 से, इस नए वित्तीय वर्ष में और आने वाले वित्तीय वर्षों में वित्तीय क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र में बैंक, मजबूत एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सभी जगहों पर आपको ऋण की मांग को लेकर के बहुत सकारात्मक आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। खास करके जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पर जो एडवांसेस और डिपॉजिट्स और अभी जो बातें मैनेजमेंट, यूके बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से हमने सुनी, तो मुझे लग रहा है कि, और मैंने तो यहाँ तक बात की अर्षदा, कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत अहम हिस्सा आपको वित्तीय क्षेत्र में रखना चाहिए, जहां पर कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र बैंक और मजबूत एनबीएफसी शामिल होनी चाहिए। सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ सरकारी बैंक है जो बुनियादी तर्क के आधार पर हमें पसंद आते हैं। इस पेज